20 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन का लूनर मॉड्यूल चांद पर लैंड करता है। इसमें बैठे हैं एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन। लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं चांद पर उतरने के लिए। ये दरवाजा खोलना आसान नहीं था क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल के बाद वे इसे खोलने में सक्सेसफुल होते हैं। फिर अपने भारी स्पेस सूट में वे चांद पर बाहर उतरने की कोशिश करते हैं। निकलने की जगह बहुत छोटी थी, इसलिए अनजाने में ऊपर से टकराकर लूनर मॉड्यूल का एक टुकड़ा टूट जाता है। इन दोनों को इसके बारे में पता नहीं चलता क्योंकि वहां पर कोई हवा नहीं है और बिना हवा के साउंड ट्रैवल नहीं करती, इसलिए उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन ये जो टुकड़ा टूटा था, ये एक बहुत ही जरूरी पीस था। ये एक एसेंट इंजन आर्मिंग स्विच था। इस स्विच के बिना इनका लूनर मॉड्यूल वापस से टेक ऑफ नहीं कर सकता था और ये वापस धरती पर नहीं जा सकते थे। लेकिन इस बात से बेखबर नील आर्मस्ट्रॉन्ग बाहर निकलते हैं और चांद पर कदम रखते हैं। दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं चांद पर कदम रखने वाले। One small step for man, one giant leap for mankind. लेकिन क्या सही में ऐसा हुआ था? आज 50 से ज्यादा सालों बाद बहुत से लोग मानने से ही इनकार कर देते हैं कि इंसान चांद तक गए थे। कई लोग थियोरीज बनाते हैं अपनी और कहते हैं कि ये पूरी चीज अपोलो 11 का मिशन सिर्फ एक दिखावा था अमेरिका की तरफ से। इन्होंने धरती पर ही इस नाटक को फिल्म किया था और दुनिया को जाकर झूठ बोला। नहीं तो ये झंडा कैसे लहरा रहा है चांद पर बिना हवा के? क्या है इस सब की सच्चाई? आइए जानने की कोशिश करते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 3, 2, 1, 0. All engine running. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Houston, we see you on a stereo, over. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. दोस्तों, आप शायद हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि इस अपोलो 11 मिशन को प्लान करने के पीछे असली वजह थी एक वॉर। स्पेसिफिकली कहा जाए तो कोल्ड वॉर, जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में चलने लग रही थी। दोनों देशों के बीच में स्पेस में जाने की एक रेस चल रही थी। साल 1957 में सोवियत पहला देश बन जाता है दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला। इसका नाम था स्पुतनिक और ये पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट था जिसे धरती के ऑर्बिट में प्लेस किया गया। अमेरिकन सरकार शॉक हो जाती है देखकर कि सोवियट्स उनसे आगे कैसे निकल गए। कुछ महीने बाद 1958 में अमेरिका भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता है, लेकिन 3 साल बाद 1961 में अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगता है। सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन पहले आदमी बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। एक बार फिर से सोवियट्स ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। इसके सिर्फ एक हफ्ते बाद जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जॉन एफ कैनेडी, वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं 20 अप्रैल 1961 को। वो पूछते हैं उनसे, आखिर कैसे हम सोवियट्स को हरा सकते हैं? बाय पुटिंग अ लेबोरेटरी इन स्पेस और बाय अ ट्रिप अराउंड द मून? Are we working 24 hours a day on existing programs? If not, why not? Are we making maximum effort? इसका जवाब इन्हें कुछ ही दिनों बाद मिल जाता है, क्योंकि जल्द ही ये रियलाइज कर लेते हैं कि अगला बड़ा कदम होगा इंसानों को चांद पर भेजना। 25 मई 1961 को अपने इस फेमस भाषण में वो वादा करते हैं दुनिया के सामने कि ये दशक खत्म होने से पहले इंसानों को चांद पर भेज देंगे। और इतना ही नहीं, जो इंसान चांद पर जाएगा उसे सेफली वापस धरती पर लेकर भी आएंगे। Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. बहुत से लोगों के लिए ये एक अनबिलीवेबल अनाउंसमेंट थी। साल 1961, इमेजिन करो दोस्तों, कोई स्मार्टफोन्स नहीं थे, कोई इंटरनेट नहीं था, जीपीएस की टेक्नोलॉजी तक नहीं थी, कंप्यूटर्स इतने पुराने हुआ करते थे और ऐसे जमाने में ये प्रॉमिस करने लग रहे हैं कि हम इंसानों को चांद तक भेजेंगे। इसके लिए ये अगले 5 सालों में 7 से 9 बिलियन एडिशनल फंडिंग देते हैं स्पेस प्रोग्राम को। पूरी स्पेस एजेंसी इस एक मकसद को पूरा करने के लिए काम पर लग जाती है। 1963 से लेकर 1967 के बीच में कई सारे टेस्ट्स किए जाते हैं जो कि सारे अनमैन्ड होते हैं, यानी कि कोई इंसान नहीं बैठे होते रॉकेटों में जब ये टेस्टिंग कर रहे होते हैं। फरवरी 1967 में ये पहले मैन्ड टेस्ट की प्लानिंग करते हैं, यानी कि ऐसा टेस्ट जिसमें एस्ट्रोनॉट्स एक्चुअली में स्पेसक्राफ्ट में बैठ के ऊपर तक जाएंगे। इस मिशन को नाम दिया जाता है
अपोलो 1। लेकिन धरती पर ही हो रहे टेस्ट के दौरान 27 जनवरी 1967 को इनके कैबिन में आग लग जाती है और जो 3 एस्ट्रोनॉट्स प्रिपेयर कर रहे थे ऊपर तक जाने के लिए, वो तीनों मारे जाते हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद नासा हार नहीं मानता, बल्कि अपने आगे के टेस्ट जारी रखता है। अपोलो 4, अपोलो 5 और अपोलो 6 ये सारे मिशंस अनमैन्ड होते हैं फिर से टेस्टिंग के लिए। अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 मिशन लॉन्च किया जाता है। एक बार फिर से अटेम्प्ट किया जाता है। इंसानों को बिठाकर स्पेस में भेजा जाएगा और ये सक्सेसफुल रहता है। सिर्फ 2 महीने बाद दिसंबर 1968 में अपोलो 8 मिशन लॉन्च किया जाता है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को बिठाकर चांद के पास भेजा जाता है। मार्च 1969 में अपोलो 9 मिशन लॉन्च किया जाता है। इसमें लूनर मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है, यानी वो हिस्सा स्पेसक्राफ्ट का जो एक्चुअली में चांद पर उतरेगा। और 2 महीने बाद मई 1969 में अपोलो 10 मिशन। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स को ऑलमोस्ट हर चीज प्रैक्टिस के लिए कराई जाती है जो अपोलो 11 मिशन में कराई जाएगी, एक्सेप्ट कि वो चांद पर लैंड करें। किस तेजी से नासा यहाँ पर एक के बाद एक मिशन लॉन्च किए जा रहा था। हर 2 से 3 महीने के गैप में एक नया मिशन जिसमें नेक्स्ट चीज टेस्ट करी जाएगी। रॉकेट्स की टेस्टिंग, स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग, चांद तक जाने की टेस्टिंग। इन सारी टेस्टिंग्स के बाद फाइनली जाकर 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया जाता है। इस मिशन का हिस्सा थे 3 एस्ट्रोनॉट्स। 38 साल के कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो इस मिशन को लीड कर रहे थे, कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कोलिन और लूनर मॉड्यूल के पायलट एडविन बज ऑल्ड्रिन। ये 3 नाम इतिहास के पन्नों में रचे जाते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन तो बड़े फेमस नाम बन जाते हैं, इनको हर कोई जानता है आज के दिन। लेकिन माइकल कॉलिंस को इतना नहीं जाना जाता। इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है, आगे आपको बताऊंगा। तो इस अपोलो 11 मिशन का जो स्पेसक्राफ्ट था, इसके 3 मेन हिस्से थे दोस्तों, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल। पहले 2 को एक साथ रख के CSM बोला जाता है, कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल। मकसद ये था कि जो लूनर मॉड्यूल होगा, सिर्फ वही हिस्सा डिटैच होकर चांद पर लैंड करेगा और फिर वापस जाने के लिए लूनर मॉड्यूल को उड़ाकर वापस CSM से अटैच किया जाएगा, जिससे एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस आएंगे। इस पूरे स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए एक सैटर्न V रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। लॉन्च से पहले इस रॉकेट में 1 मिलियन गैलन केरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन लोड किया गया। तो इस पूरे रॉकेट का वजन 30 लाख किलो था। इसकी मदद से ये स्पेसक्राफ्ट गया और अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचा। ऑर्बिट तक पहुंचने में 10 मिनट से भी कम का समय लगा और फिर अर्थ के ऑर्बिट का करीब 1.5 चक्कर लगाया इन्होंने। फिर इन्हें परमिशन मिल गई मिशन कंट्रोल से। मिशन कंट्रोल धरती पर मौजूद था। उन्होंने कम्युनिकेट करके परमिशन दे दी कि ट्रांस लूनर इंजेक्शन कर लिया जाए, मतलब धरती के ऑर्बिट से निकलकर मून के ऑर्बिट की तरफ स्पेसक्राफ्ट को ले जा दिया जाए। अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए भी सैटर्न V रॉकेट का ही इस्तेमाल किया गया था। 19 जुलाई 1969, ऑलमोस्ट 4 लाख किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अपोलो 11 का स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंचता है। यहाँ पर इसका काम होता है 2 में स्प्लिट हो जाना। कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल लूनर मॉड्यूल से अलग हो जाता है। कमांड मॉड्यूल में बैठे थे माइकल कोलिन और स्पेसक्राफ्ट के इस हिस्से को निक नेम दिया गया कोलंबिया। और दूसरी तरफ लूनर मॉड्यूल का नाम था ईगल और इसमें बैठे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन। बात ये थी कि ये जो कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल था, इसका काम था ये चांद के ऑर्बिट में ही बने रहे। सिर्फ लूनर मॉड्यूल अलग होकर चांद पर लैंड करेगा, यानी चांद पर कदम रखने का मौका सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन को मिलेगा और माइकल कॉलिंस को नहीं मिलेगा। यही रीजन है शायद कि माइकल कॉलिंस का नाम हर कोई इतना जानता नहीं है। हालांकि वो इस अपोलो 11 मिशन का पार्ट जरूर थे, लेकिन उन्होंने चांद पर कदम नहीं रखा था। लेकिन फिर भी देखा जाए तो माइकल कॉलिंस का जो हिस्सा था इस मिशन में, वो शायद सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बाद में आकर उस लूनर मॉड्यूल को वापस CSM के साथ अटैच होना था। और अगर माइकल कॉलिंस नहीं होते तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन जिंदा वापस नहीं लौट पाते। 8 बजे के करीब लूनर मॉड्यूल चांद पर नीचे उतरने जा रहा था। ठीक 8:10 पर एक
अलार्म बजने लग जाता है। अब ना तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ना ही बज ऑल्ड्रिन जानते थे कि इस अलार्म का मतलब क्या है। वो मिशन कंट्रोल से कम्युनिकेट करके पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। वो कहते हैं इग्नोर करो, आगे चलते रहो। बाद में पता चलता है कि ये 1202 एक्चुअली में वार्निंग थी कि जो अपोलो का गाइडेंस कंप्यूटर था, कंप्यूटर का प्रोसेसिंग सिस्टम ओवरलोड हो रहा था। लेकिन थैंकफुली डिजाइन ऐसा किया गया था कंप्यूटर का कि जो एसेंशियल प्रोग्राम्स हैं, जो मिशन के लिए क्रिटिकल हैं, वो चलते रहें। ओवरलोड होने के बाद भी कंप्यूटर में ऑटोमेटिक लैंडिंग का प्रोग्राम डला हुआ था, जो एक्चुअली में चांद के सरफेस पर लूनर मॉड्यूल को ऑटोमेटिकली उतार देता। लेकिन करीब 150 मीटर की हाइट पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग कंट्रोल खुद से ले लेते हैं। वो नोटिस करते हैं कि ये लूनर मॉड्यूल ऐसी जगह पर लैंड करने जा रहा था जहां बड़े बड़े पत्थर मौजूद थे। लैंडिंग की जगह बदलती है और एक्चुअल लैंडिंग साइट से करीब 4 मील दूर एक और जगह डिसाइड करी जाती है जहां लैंड होगा। 8:16 पर बज ऑल्ड्रिन फ्यूल का इंडिकेटर देखते हैं। सिर्फ 5% फ्यूल बचा है। इतने कम फ्यूल को देखकर मिशन कंट्रोल एक काउंटडाउन इनिशिएट कर देता है। ये काउंटडाउन तय करेगा कि ये लैंड करें या फिर इस मिशन को अबॉर्ट कर दिया जाए। Now we're critical fuel state, and that's why the 60-second call was given, and then the 30-second call. लिटरली लास्ट मिनट पर सिर्फ 30 सेकंड बचे थे इस काउंटडाउन में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग धरती पर एक रेडियो मैसेज भेजते हैं। 60 seconds. Lights on. 4 forward, drift to the right a little. Down a half. 30 seconds forward drift. Contact light. Tranquility Base here. The Eagle has landed. ईगल सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपना स्पेस सूट तैयार करते हैं, दरवाजा खोलते हैं और चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं। इस मोमेंट को 60 मिलियन लोग लाइव देखने लग रहे थे टेलीविजन पर। उनके पहले शब्द दुनिया को सुनाई देते हैं। That's one small step for man, one giant leap for mankind. इसके पीछे बज ऑल्ड्रिन भी चांद की जमीन पर अपना कदम रखते हैं और करीब अगले 2.5 घंटे तक ये चांद की मिट्टी और पत्थरों के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, फोटोज खींचते हैं, कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी सेटअप करते हैं। टोटल में 23 किलो पत्थर और मिट्टी का सैंपल ये चांद से कलेक्ट करते हैं और पीछे वहां छोड़ देते हैं। एक अमेरिकन झंडा और एक प्लेट जिस पर लिखा है हियर मेन फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ फर्स्ट सेट फुट अपॉन द मून, जुलाई 1969 AD। वी केम इन पीस फॉर ऑल मैनकाइंड। लूनर मॉड्यूल को करीब 21 घंटे तक चांद पर रहना था। उसके बाद इसे वापस ऊपर जाकर CSM मॉड्यूल से अटैच हो जाना था। लेकिन ऊपर जाने के लिए प्रोपल्शन की जरूरत है, जिसके लिए इंजन चाहिए। और दोनों नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन इस बात से अनजान थे कि बाहर निकलते वक्त उस इंजन को चलाने के लिए जो स्विच होता है वो स्विच ही टूट गया था। इस चीज की बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। जब वो वापस लौटते हैं अपने लूनर मॉड्यूल में, तब वो रियलाइज करते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया है। वो मिशन कंट्रोल को इस डैमेज के बारे में बताते हैं और सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। इस पूरी प्रॉब्लम का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन निकलता है। बज ऑल्ड्रिन ने रियलाइज किया कि अगर वो सर्किट टूट गया है तो कोई ऐसी चीज हो जिसका मैं इस्तेमाल कर सकूं उस सर्किट को वापस जोड़ने के लिए। वो आसपास देखते हैं और उन्हें अपना बॉल पॉइंट पेन दिखाई देता है। वो उस बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करते हैं उस सर्किट को वापस जोड़ने के लिए और इंजन को वापस चालू करने के लिए। फाइनली लूनर मॉड्यूल रीअटैच हो जाता है CSM मॉड्यूल के साथ और स्पेसक्राफ्ट को धरती की ओर मोड़ते हैं। इसमें बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स। धरती पर लैंड करने के लिए प्लान था कि कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल अब एक दूसरे से अलग होंगे। सर्विस मॉड्यूल एक्चुअली में अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर खतरा ये था कि अगर सर्विस मॉड्यूल ज्यादा खराब हो गया, उसके डेब्री इधर उधर उड़ने लग गए, वो कमांड मॉड्यूल के साथ जाकर टकरा सकते हैं और एस्ट्रोनॉट्स जो बैठे होंगे उसमें वो मारे जाएंगे। इस चीज को अवॉइड करने के लिए नासा का प्लान था कि सर्विस मॉड्यूल में थ्रस्टिंग होगी जो उसे थोड़ी दूर ले जाएगी कमांड मॉड्यूल से, ताकि वो टकराए ना। लेकिन जब ये एस्ट्रोनॉट्स वापस लौट रहे थे धरती पर, तब पता चलता है कि सर्विस मॉड्यूल की थ्रस्टिंग तो काम ही नहीं कर रही। ये देखते हैं सर्विस मॉड्यूल कैसे टूटने लग रहा है, उसके डेब्री इधर उधर उड़ने लग रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है कि उसके टूटे हुए पीसेस कमांड मॉड्यूल को हिट नहीं करते। उसका कमांड मॉड्यूल सेफ रहता है। एस्ट्रोनॉट्स के मरने का रिस्क इतना ज्यादा हाई था इस मिशन में कि यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने अपनी एक ऑल्टरनेट स्पीच तैयार कर रखी थी इन केस ये एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते। इन्होंने लिखा था, इन फेट हैज ऑर्डेन्ड दैट द मेन हु वेंट टू द मून टू एक्सप्लोर इन पीस विल स्टे ऑन द मून टू रेस्ट इन पीस। द ब्रेव मेन नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन ऑल्ड्रिन know
that there is no hope for their recovery. These two men are laying down their lives in mankind's most noble goal, the search for truth and understanding. लेकिन thankfully ऐसा होता नहीं. Command module safely अर्थ की एटमॉस्फेयर से नीचे आ जाता है, पैराशूट डिप्लॉय करता है और समुद्र में लैंड कर जाता है. तीनों के तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा हैं, सेफ हैं. इन एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू शिप्स के द्वारा इवैक्यूएट कर लिया जाता है. ये सही मायनों में एक चमत्कार था कि ये जिंदा वापस लौट कर आ सके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस मिशन में हर चीज जैसा प्लान करी गई थी वैसे ही हुई. ऑलमोस्ट हर स्टेप पर प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ी. इन्होंने उन प्रॉब्लम्स से सक्सेसफुली डील किया और ये जिंदा वापस बचकर आ सके. एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि वापस लौटने के बाद इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को क्वारंटाइन किया गया 2 हफ्ते तक. ये किसी भी और इंसान के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि खतरा ये था कि कोई पैथोजेंस हो सकते हैं, कोई ऐसे वायरस या बैक्टीरिया जो इन्होंने चांद पर पाए होंगे, वापस धरती पर आकर कोई बड़ी अजीबोगरीब बीमारी हो जाए इन्हें. लेकिन एक बार फिर से थैंकफुली ऐसा कुछ हुआ नहीं. अपोलो 11 की मून लैंडिंग दुनिया भर के अखबारों में खबर बनती है. जो यूएस के प्रेसिडेंट केनेडी ने कहा था, हम दशक खत्म होने से पहले इंसानों को चांद पर लैंड करा देंगे, वो नासा ने कर दिखाया. अमेरिका हैड फाइनली वन द स्पेस रेस. In 1969, the public had little reason to question mankind's historic first step on the moon. After all, the achievement was a celebration of technological supremacy. America had finally won the space race. लेकिन कितने चांस की बात नहीं है कि 1970 में ये डेकेड खत्म हो जाता और 1 साल पहले 1969 में अमेरिका मून तक पहुंच गया. कहीं ऐसा तो नहीं कि कोल्ड वॉर में अपना एडवांटेज दिखाने के लिए अमेरिका ने यह एक फेक मून लैंडिंग का ऑपरेशन प्लान किया. कहीं उनका एक्चुअली मून लैंडिंग का मिशन फेल हो गया हो और उन्होंने बैकअप के तौर पर यह फेक मिशन प्लान किया था दुनिया को दिखाने के लिए. ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का जो बनाई जाती हैं इस मून लैंडिंग के इंसिडेंट को लेकर. लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों, ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऑलरेडी कई बार डिबंक करी जा चुकी हैं. अगर अमेरिका की तरफ से ये एक फर्जी अटेम्प्ट होता दुनिया को बेवकूफ बनाने का, तो सोवियत इसे कभी मानता नहीं. लेकिन द ग्रेट सोवियत इंसाइक्लोपीडिया जो 1970 और 1969 के बीच में पब्लिश हुई थी, उसके 3rd एडिशन में कई बार इस मून लैंडिंग को एक फैक्चुअल चीज बताया गया. सोवियत के आर्टिकल्स में कई बार ये लिखा गया कि अपोलो लैंडिंग 3rd हिस्टोरिक इवेंट था स्पेस एज का. सबसे पहले स्पुतनिक की लॉन्च 1957 में, दूसरा 1961 में यूरी गगारिन की फ्लाइट और तीसरा मून लैंडिंग. तो सोवियत ने एक्चुअली में इस चीज को एक्नॉलेज किया था. लेकिन फिर झंडे का क्या? जो झंडा चांद पर प्लांट किया गया था वो वेव क्यों करने लग रहा है? चांद पर तो कोई हवा नहीं होती. इसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है दोस्तों. जिस झंडे को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज अल्ड्रिन चांद पर लेकर गए थे वो स्पेशली डिजाइन किया हुआ झंडा था. आमतौर पर झंडों में एक लंबी वर्टिकल रोड डली होती है, लेकिन इस वाले में एक हॉरिजॉन्टल रोड भी डली हुई थी झंडे के बिल्कुल ऊपर, जिससे कि झंडा हमेशा एक्सटेंडेड आउट रहे. क्योंकि नासा में काम करने वाला हर कोई जानता था कि झंडे को अगर हम चांद पर जाकर प्लांट करेंगे तो वो लहराएगा नहीं, वहां पर हवा नहीं है. इसलिए एक हॉरिजॉन्टल रोड ऊपर ऐड कर देते हैं ताकि झंडा हमेशा ही फ्लैग दिखे. अब अपोलो 11 के मिशन में एक्चुअली में इस हॉरिजॉन्टल रोड को एक्सटेंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो पूरी तरह से एक्सटेंड नहीं हो पाई, जिसकी वजह से एक रिंकल दिखने लगा. वेव्स आ गई फ्लैग में और इसलिए लोगों को लगता है कि ये झंडा लहरा रहा है. लेकिन एक्चुअली में ये झंडा लहरा नहीं रहा है. सिर्फ उन वीडियोस में आपको झंडा लहराता हुआ दिखेगा जहां पर एस्ट्रोनॉट्स इसे पकड़कर हिलाने लग रहे हैं. इसके पीछे रीजन ये है कि ये एल्यूमिनियम की रोड्स थी झंडे में और वो स्प्रिंग की तरह एक्ट कर रही थी. तो बहुत थोड़ी देर के लिए झंडा हिलता और फिर एब्सोल्युटली स्टिल रह जाता. एक तीसरी बड़ी पॉपुलर थ्योरी यहाँ पर उठाई जाती है कि जो फोटो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन ने ली हैं, उन फोटोज में कोई सितारे क्यों नहीं दिखाई दे रहे. इसका जवाब भी बहुत सिंपल है. असल में मून लैंडिंग दिन के समय हुई थी, ऐसे समय में जब चांद पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी और जो व्हाइट कलर के स्पेस सूट्स एस्ट्रोनॉट्स ने पहने थे वो भी काफी ज्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट कर रहे थे. उस समय के कैमरे इतने हाई प्रोफेशनल भी नहीं थे. वैसे आज भी अगर आप रात में फ्लैश के साथ फोटो खींचेंगे तो पीछे स्टार्स दिखाई नहीं देंगे.
एक और थ्योरी शैडोज को लेकर उठाई जाती है कि ये शैडोज इतनी इधर उधर क्यों हैं। लोग कहते हैं कि जैसे हॉलीवुड की फिल्म बनाई जा रही हो, कोई सिंगल सोर्स ऑफ लाइट नहीं था, इसलिए शैडोज इतनी अजीब तरह से दिखाई दे रही थी। लेकिन असलियत में सूरज ही एकमात्र सोर्स ऑफ लाइट नहीं था। चांद की सतह भी रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही थी, इसलिए लाइट हर दिशा में फैल गई और शैडोज अजीब लग रही थी। एक और सवाल उठता है, बस ऑल्ड्रिन की फोटो में नील आर्मस्ट्रॉन्ग की रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है, लेकिन नील के हाथ में कोई कैमरा नहीं था। ये इसलिए हुआ क्योंकि कैमरा उनके सूट में माउंटेड था और वहीं से कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन इन फर्जी थ्योरीज से हटकर अगर हम असली क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये भी सच है कि मून लैंडिंग के बाद हर कोई तारीफ नहीं कर रहा था। काफी लोगों ने नासा और अमेरिकी सरकार की कड़ी आलोचना की। असल में मून लैंडिंग होने से पहले भी कई लोग इस पर सवाल उठाने लगे थे। जनवरी 1962 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें बताया गया कि चांद पर जाने के लिए जितना पैसा खर्च किया जा रहा है उससे करीब 120 यूनिवर्सिटीज बनाई जा सकती हैं जो हार्वर्ड के साइज की होंगी। मतलब क्यों इतना पैसा बर्बाद किया जा रहा था। लेकिन असलियत में मून लैंडिंग के कई छुपे हुए फायदे निकले जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, जैसे कि कंप्यूटर चिप्स में एडवांसमेंट्स। 1962 में माइक्रोचिप्स को निकले सिर्फ 3 साल हुए थे और IBM ने डिसाइड किया था कि 1960 के शुरू में वो अपने कंप्यूटर्स में इन चिप्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। Here is a packaged integrated circuit. Inside this package is a chip of silicon which provides the electrical equivalent of many transistors, resistors, and diodes, all interconnected to provide the desired function. लेकिन नासा की तरफ से इतनी डिमांड आई कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाने के लिए उत्पादन बढ़ाना पड़ा। IBM ने इस पर काम करना शुरू किया और अगले 5 साल में इसकी कीमत 90% तक गिर गई। नासा ने यह भी टेस्ट किया कि क्या कंप्यूटर्स पर इंसानों की जिंदगी भरोसे के साथ निर्भर की जा सकती है। अगर एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाकर सुरक्षित रह सकते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी कंप्यूटर चिप्स पर भरोसा किया जा सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्रिएटिविटी वाले बाबू साइनिंग ऑफ।